इस वीडियो पे क्लिक किए हो, इसका मतलब ये है कि आप सीरियस हो एमयू, बीएलएलबी प्रिपरेशन के लिए। तो देन इस वीडियो में मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले हम ऑफ़िशियल सिलेबस तो डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ नहीं है, बस यही है जो आपके सामने दिख रहा है, इंग्लिश, करंट अफ़ेयर, जीके एंड रीज़निंग एंड एप्टीट्यूड। बट साथ में एक्चुअली कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमयू, बीएलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशंस में, प्रीवियस 5 टू 6 इयर्स के क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के बाद, उसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न, सब्जेक्ट वाइज़ जीके में वो कौन से टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, आपको सबसे पहले करना चाहिए। एंड देन इन सारे सिलेबस को कैसे आप कवर कर सकते हो, क्या पैटर्न है। देन एडिशनली हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टोटल सीट्स कितने हैं, रिजर्वेशंस कितने हैं, कौन-कौन से कैटेगरी में रिजर्वेशंस हैं। एमयू ने अपना सेल्फ फाइनेंस बैच भी स्टार्ट किया, देन उसका भी बात करेंगे। ओके, जनरली 120 सीट्स मेन कैंपस में, देन जो अदर सेंटर्स हैं, वहाँ पे भी उनका सीट्स है 60-60 इन मल्लापुरम और मुर्शिदाबाद में। देन उन्होंने 24 और 12-12 सेल्फ फाइनेंस बैच भी स्टार्ट किया, तो देन उसका भी डिस्कशन करेंगे, फी स्ट्रक्चर का डिस्कशन करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये सब चीज़ें आपको कहीं भी मिल जाएगा, जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस जिससे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और उसका वेटेज, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, वो सिर्फ इस वीडियो में मिलेगा। और ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट होगा कि आप एमयू का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, बीएलएलबी का सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। देन लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इस वीडियो के लास्ट में। अगर इस वीडियो के लास्ट तक देखोगे, जो आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसमें मैं कोर्स बेचने का बात नहीं करूंगा ऑफ कोर्स। तो लास्ट तक अगर आप देखोगे तो देन दिस वीडियो गोना बी वन ऑफ द परफेक्ट वीडियो फॉर योर प्रिपरेशन। सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो ऑफिशियल सिलेबस एमयू ने अपने वेबसाइट पे प्रोवाइड किया है बीएलएलबी एंट्रेंस का। ओके, सो उन्होंने बताया है कि प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, बस इतना ही उन्होंने लिखा है इंग्लिश के सिलेबस में, और लिखा है 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिसका टोटल वेटेज जो होता है वो 40% होता है, क्योंकि ये टोटल क्वेश्चंस जो पूछते हैं वो 100 मार्क्स के पूछते हैं, 100 क्वेश्चंस। देन जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का 40 क्वेश्चंस होंगे। अगेन इसमें इन्होंने ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि विद एम्फेसिस ऑन द लीगल इश्यूज। देन अगेन इन्होंने बताया है कि रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा, मीन्स 20% इसका वेटेज होगा। ये जो है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है, इनके मीन्स एमयू के वेबसाइट पे लिखा हुआ है। उसके बाद एग्जाम का मोड और पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। आई होप कि आपको पता होगा, अगर आपको पता होगा तो स्किप कर देना इसको। ओके, देन एग्जाम का जो मोड होगा वो ऑफलाइन होता है, पेन एंड पेपर मोड पे एग्जाम होता है। ड्यूरेशन जो होता है वो 2 आवर्स का होता है। क्वेश्चन का जो मीडियम होता है वो सिर्फ इंग्लिश होता है। फॉर्मेट जो होता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है। टोटल मार्क्स 100 मार्क्स के होते हैं, टोटल क्वेश्चंस भी 100 होते हैं। और निगेटिव मार्किंग होता है, एक रॉन्ग आंसर पे आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। देन उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका 12th जो है वो क्लियर्ड होना चाहिए एडमिशन के टाइम पे। अगर आप अपियरिंग में हो फिर भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। किसी भी बोर्ड से हो आप, लाइक आप सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर किसी स्टेट बोर्ड से हो, आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हो, प्रोवाइडेड अदर कंडीशंस ये हैं कि आपका मिनिमम जो मार्क्स होना चाहिए वो 50% होना चाहिए एग्रीगेटेड। जैसे आपने 12th का एग्ज़ाम दिया, जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपका, सबका कंबाइंडली कम से कम मिनिमम 50% होना चाहिए। देन अगेन इसमें एज रिस्ट्रिक्शन भी है, दैट इज कि 24 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1 जुलाई 2026। अब देखो इन्होंने ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाल करके इसको बताया, बट पिछले साल ये क्राइटेरिया था कि अगर आप एडमिशन के टाइम पे, जो कि नॉर्मली जो होता है वो 1 जुलाई के टाइम पे होता है, एडमिशन के ड्यूरेशन पे आपका मैक्सिमम एज जो होना चाहिए वो 24 ईयर्स होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, बाकी फर्दर अगर कोई नोटिफिकेशन आता है इसके रिगार्डिंग, अगर इसमें कोई चेंजेस होंगे तो हम इस वीडियो के कमेंट में पिन कर देंगे, सो दैट अदर डिटेल्स इंक्लूडिंग जो उन्होंने प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ देखो जो सेंटर्स होते हैं इस एग्जामिनेशन का, वो अलीगढ़ जो कि एक इनका मेन कैंपस है, दैट इज यूपी में है, वहाँ पे होता है। देन आपका वेस्ट बंगाल में कोलकाता में इसका एग्जाम होता है। न्यू दिल्ली में इसका सेंटर पड़ता है। देन अगेन कोझीकोडे केरला में इसका सेंटर पड़ता है। ओके, तो इसका एग्जाम मल्टी सेंटर हो गया। पिछले बार भी जामिया में, दिल्ली में जामिया में भी सेंटर पड़ा था। ओके, सो ये सेंटर्स हैं, लेकिन ये 2025 के अकॉर्डिंग है। अभी इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। जब उनका प्रोस्पेक्टस आएगा उसमें अगर कोई चेंजेस होते हैं तो अगेन मैं जो भी चेंजेस होंगे उनको हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, आप एक बार उसको कंफर्म कर लेना वहाँ से।
देन अगेन एक ओवरव्यू ले लेते हैं टोटल सीट्स का कि एमयू बीएलएलबी में टोटल सीट्स कितने हैं। देखो पहले 2024 से पहले इनका सिर्फ रेगुलर बैच चलता था। अब इन्होंने सेल्फ फाइनेंस बैच भी इंट्रोड्यूस कर दिया 2024 से। तो मेन कैंपस में जो रेगुलर में टोटल सीट है वो है 120। देन उनका 2 सेंटर्स है, एक वेस्ट बंगाल में है और एक केरला में है। मल्लापुरम जो है वहाँ पे 60 सीट है रेगुलर में, एंड देन मुर्शिदाबाद में भी 60 सीट है। टोटल रेगुलर में इनका 240 सीट्स है, इंक्लूडिंग द मेन कैंपस जहाँ पे 120 सीट है। देन इन्होंने जो सेल्फ फाइनेंस बैच स्टार्ट किया है उसमें 24 सीट्स हैं अलीगढ़ मेन कैंपस में, और 12 सीट है मल्लापुरम में और 12 सीट है मुर्शिदाबाद में। तो सेल्फ फाइनेंस का टोटल सीट 48 है, इंक्लूडिंग रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस। टोटल सीट एमयू बीएलएलबी में है 288। फिर 2024 में एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें एमयू के कुछ ऑफिशियल्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं उन्होंने मीटिंग किया था, और किशनगंज में जो सेंटर है एमयू का बिहार में, वहाँ पे भी बीए एलएलबी का बैच स्टार्ट करने वाले हैं। अगर इन केस स्टार्ट हो जाता है तो देन उसको भी मैं कंफर्म कर दूंगा लेटर ऑन। अभी तक तो नहीं हुआ है। तो अभी तक टोटल जो सीट है वो है 288, इंक्लूडिंग रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस बैच। देन अगेन फी स्ट्रक्चर का बात कर लेते हैं। जो रेगुलर बैच होगा, आप मेन कैंपस में हो या फिर मल्लापुरम में हो या फिर आप मुर्शिदाबाद में हो, 10 to 12 के जो है इनका ईयरली फी है, जिसमें 2 सेमेस्टर्स का ये फी होता है। देन अगेन अगर आप देखोगे सेल्फ फाइनेंस के बैच में वो 80K के अप्रॉक्स में होता है, 80K to 85K। ओके, मेरी बात हुई है स्टूडेंट से, उनका फी जो है 80K है। देखो फिर रिजर्वेशन का बात कर लेते हैं। एमयू का रिजर्वेशन और जामिया का रिजर्वेशन दोनों डिफरेंट है। जामिया में माइनॉरिटीज रिजर्वेशन है लाइक मुस्लिम्स के लिए एंड ऑल, लेकिन एमयू में अगर आप देखोगे तो 50% ऑफ द टोटल सीट्स ये रिजर्व्ड रखते हैं अपने इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए। जो ऐसा स्टूडेंट जो 12th जो है वो सिर्फ एमयू से किया है, ओके, उनके लिए वो 50% सीट्स जो है वो रिजर्व रखते हैं। अब ये इंटरनल स्टूडेंट्स किनको बोला जाएगा? क्या लेट से किसी ने एग्जाम दिया 12th का 2015 में और अभी एग्जाम दे रहा है एमयू का, तो वो इंटरनल स्टूडेंट होगा एमयू का? देन द आंसर इज नो। मैक्सिमम वो 3 ईयर पहले पास आउट हुआ हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 3 ईयर्स के अंदर ही वो ड्यूरेशन में अगर फॉर्म को फिल करता है देन उसको इंटरनल एमयू स्टूडेंट्स का रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। देन पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए 5% सीट्स है, और एमयू से पढ़े हुए लोग हैं उनके बच्चे अगर एग्जाम देते हैं एमयू बीएलएलबी का तो 5% सीट्स जो है उनके लिए। सिर्फ इतना ही रिजर्वेशन नहीं है, इसके बाद भी रिजर्वेशन है, जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, चिल्ड्रन ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज जो वहाँ पे काम करते हैं उनके बच्चों के लिए रिजर्वेशन है। देन अगेन चिल्ड्रन ऑफ एलुमनी, एमयू से जो लोग पढ़े हुए हैं, ओके, किसी भी रेगुलर कोर्स में पढ़े हुए हैं और उनका कोर्स का ड्यूरेशन मिनिमम 1 ईयर था, उनके बच्चों के लिए भी रिजर्वेशन है। देन चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस जिनका डेथ हो गया किसी कॉम्बैट में, उनके लिए भी रिजर्वेशन है। एनसीसी कैडेट के लिए भी रिजर्वेशन है। देन पीडब्ल्यूबीडी के लिए, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, एंड देन डिस्टेंट स्टेट कैंडिडेट्स के लिए। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो इनमें से आप मैक्सिमम 3 कैटेगरीज को चूज कर सकते हो जो भी आप पे एप्लीकेबल हो। देन फाइनली लेट्स डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमने क्या डिस्कस किया था कि जो ऑफिशियल सिलेबस है एमयू का वो है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश 40 मार्क्स के, देन 40 मार्क्स के करंट अफेयर और जनरल नॉलेज है, और 20 मार्क्स के रीजनिंग और एप्टीट्यूड है, दैट इज बेसिकली मैथमेटिक्स और रीजनिंग। लेकिन प्रैक्टिकली कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमयू में? क्या इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस ही आते हैं या फिर उससे ज़्यादा या कम भी आता है? इसको देखने के लिए और समझने के लिए आपको कम से कम 5 to 6 ईयर के क्वेश्चंस देखने होंगे। हमने वही किया है, हमने पोस्टमार्टम बनाया है जिसमें आपको समझ में आ जाएगा वो कौन सा सेक्शन है, कितने टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस टाइम एंड अगेन पूछे जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द जीके एंड करंट अफेयर सेक्शन से करते हैं। इसका वेटेज जो है वो 40 है। ये जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर देखोगे तो 2019-20 में 1 क्वेश्चन था और 23-24 में 1 क्वेश्चन था। क्वेश्चंस किस तरह से होता है आपके सामने है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। इस तरह के क्वेश्चंस रिपोर्ट इन इंडाइसिस से पूछे जाते हैं। देन अगेन अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंट एक्ट से वो क्वेश्चन पूछते हैं। ये है वेटेज, आप देख लो 19 में, 20 में, 22, 23, 25 में ये क्वेश्चंस पूछे हैं। ओके, किस तरह के क्वेश्चंस? जैसे अगर आप देखो इन विच ईयर द सिटीजनशिप एक्ट वाज पास्ड, प्रीटी इजी, 1955। देन अगेन वो जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछते हैं, इसका वेटेज काफी अच्छा है। अगर आप देखो 1-2 क्वेश्चन, कभी कभी 6 क्वेश्चन, कभी कभी 4 क्वेश्चन वो पूछते हैं, और ये क्वेश्चंस भी इजी होते हैं। जैसे आप आपके सामने मैं
सैंपल के लिए कि आप देख लो, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही 2 क्वेश्चन लिया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस डिसॉल्व्स इन वाटर टू गिव एन एसिडिक सॉल्यूशन? कार्बन डाइऑक्साइड। एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज इंसेक्ट्स। तो जनरल साइंस है, और भी काफ़ी इसमें बायोलॉजी वगैरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप ह्यूमन बॉडी वगैरह इंक्लूड कर सकते हो, जिससे क्वेश्चंस आते हैं। सभी क्वेश्चंस को इनकॉर्पोरेट करना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देन फर्स्ट इन इंडिया और फर्स्ट इन वर्ल्ड से क्वेश्चन आता है, और इसका वेटेज आप देख सकते हो 3, 6, 3, 5, 5, 2। तो काफ़ी वेटेज है इसका। इसमें जैसे कि फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया वाज एमसी सैलवेट। द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज जस्टिस फातिमा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। अगर आप देखो 3, देन अगेन 2, 2 और 8। तो 2024 और 25 में अगर आप देखोगे तो 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से। बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट बिटवीन, देन क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन एज्यूमिंग ऑल द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट वाज इशूड ऑन। एक्चुअली इट हैपेंड आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो क्वीन विक्टोरिया ने जो भी पावर्स थे उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था फ्रॉम द 1 नवंबर 1858 से। तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन अगेन मेडिवल हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट एंशियंट हिस्ट्री से सिर्फ 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2019 और 20 में। मैं इस एनालिसिस को जो मैं बता रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ 2019 से। अब ऐसा नहीं बोलना कमेंट में कि नहीं ये 2017 के पेपर में तो पूछे गए, बट प्रैक्टिकली हमने 2019 से कंसिडर किया है एनालिसिस करने का, जो कि 6 ईयर के पेपर्स एनफ होते हैं पैटर्न को समझने के लिए। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप देखो 2 क्वेश्चंस 19 में, देन 4 क्वेश्चंस 20 में, 1 क्वेश्चन, देन 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन। हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं। अब जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हो तो उसका हेडक्वार्टर, देन उसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, और उसके मेंबर्स, लास्ट मेंबर, ये तो बेसिक होता है। ओके, इसको आपको करना होता है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है एमयू जामिया में वहीं से आता है। ओके, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज लोकेटेड इन, देन अगेन द हेग में। देन यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चंस मिला हुआ है, जो करेक्ट ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर्स को मैच करना है। जैसे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, पेरिस में तो नहीं है, ब्रुसेल्स में है। देन यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, देन सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो देन मैच द फॉलोइंग, बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से करके आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस आता है, जिसमें चेयरपर्सन का भी नाम पूछा जा सकता है। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे लिखा हुआ है टॉपिक, बट इसमें नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को जरूर कंसिडर करना। ओके, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं। देन उसके बाद इंडियन पॉलिटी से काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर आप देखो 2025-26 में 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अब मेजर चंक। देन 2023-24 में 22 क्वेश्चंस। अब देख लो कितना वेटेज है इसका। देन 17, 10। ओके, तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ओके, अब इतना देख ही लियो हो इस वीडियो को, तो देन इस चैनल से, लेजिट प्रेप के चैनल से आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प होने वाला है। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी आप किसी भी लॉ एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो, जामिया, एमईओ, एमएचसीटी, डीयू, एलएलबी, या फिर दूसरे किसी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ से आपका करंट अफेयर, स्टैटिक, इंडियन पॉलिटी, काफ़ी चीज़ें कवर होने वाला है। तो देन आप देख सकते हो पॉलिटी के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट फॉर लोकसभा इलेक्शन, ये तो सिंपल है, बट कभी कभी ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी पूछते हैं। देन अगेन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडिया? फेडरलिज्म जो है इंक्लूडेड नहीं है इंडिया के प्रियम्बल में। अगर आप देखोगे इंडिया का जो नेचर बताया गया प्रियम्बल में, दैट इज सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो देन ऑब्जेक्टिव्स या फिर नेचर में फेडरलिज्म नहीं लिखा हुआ है प्रियम्बल में एक्सप्लिसिटली। उसके बाद अगर आप देखो तो देन ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आता है। 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे 2024 और 25 के एग्जामिनेशंस में। इंडिया के टोटल कोस्ट बाउंड्री, एंड देन रिवर से, माउंटेन्स वगैरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन लार्जेस्ट, बिगेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट करके लोएस्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेम द स्टेट इन इंडिया विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। सो द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है वो गुजरात का है। कमिटीज एंड कमीशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो क्वेश्चंस दिखाने एक एक करने में काफी टाइम लगेगा, तो मैं आपको वेटेज बता देता हूँ। कमिटीज से अगर आप देखोगे 1-1 करके क्वेश्चंस आते हैं। अगर जामिया और एमयू दोनों का प्रिपरेशन कर रहे हो तो देन आप अच्छे से कर लेना। कमिटीज एंड कमीशंस कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेड डेज और डेट से 1 या 2 क्वेश्चंस होता है। अब देखो डेट जो है पूरा नहीं याद करना है,
बस जैसे कोई डेट एनिमल से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है या फिर कोई फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड है या फिर कोई ऐसा डेट जो 2025 और 2026 में स्टार्ट होगा और 25 में हो गया है, तो वो न्यू डेट्स होते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इनको याद कर सकते हो। बाकी पूरे डेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं होता है। देन अगेन जो डिज़ीज़ से रिलेटेड डेट्स होता है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है, तो आप उसको भी कर सकते हो। इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन्स आते हैं, ओके। देन अवार्ड से क्वेश्चन आता है, देन बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन आता है और कुछ टॉपिक्स जो मिसलेनियस होते हैं, जैसे इन सभी टॉपिक्स में नहीं आया, जैसे 1 साल में 1 क्वेश्चन आ गया रैंडम कोई, तो देन उसके लिए तो एक अलग से टॉपिक नहीं बनाओगे पढ़ने के लिए। ऑफ कोर्स वो आप करंट अफेयर पढ़ोगे एंड देन उससे रिलेटेड स्टैटिक पढ़ोगे तो वो वहाँ से कवर हो जाता है। देन इसके बाद देखो, अगर जीके एंड करंट अफेयर के बाद से अगर सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो है इंग्लिश का। कितना वेटेज है? 40 मार्क्स आता है, यानी 40% का वेटेज है। अब इसमें सबसे पहले आपका वोकैबुलरी आ जाता है, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ओके। एंटोनिम, सिनोनिम्स का वेटेज आप देख सकते हो 5, 10, 11, 10, 8, 10 और 15, तो काफ़ी वेटेज है, इसको आपको करना पड़ेगा। देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी वेटेज बहुत अच्छा है, ओके। देन आपको इसको भी करना होगा कवर अच्छे से। स्पेलिंग टेस्ट के बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, 2024 और 25 में 4 क्वेश्चंस आए। ग्रामर का वेटेज इसमें काफ़ी है, जैसे 11 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, देन अगेन 17 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चंस एंड 9 क्वेश्चंस। अब देखो ग्रामर का जो सिलेबस है वो बहुत ही वेग है, ओके। तो देन मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ जिससे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं, जैसे प्रीपोजिशंस, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स वो ए एंड दे वाला, ना कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, ओके। प्रोनाउंस, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट है बट पॉलिटी के लिए। देन कंडीशनल सेंटेंसेस, वॉइस, वॉइस वो एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशंस जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच होता है, देन क्वेश्चन टैग्स और नॉन फाइनाइट्स पार्टिसिपल्स को कर लेना। तो देन ग्रामर के फिलर्स आते हैं जिसका वेटेज हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया था। देन अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करोगे तो देन सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, 2, 3 ऐसे करके। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस वो ग्रामर में ही हमने बता दिया, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। देन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से आता है, अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रामर। उसके बाद से जो वेटेज है वो 20 मार्क्स का वेटेज है आपका, किसका? मैथ्स और रीजनिंग का। जो 40 मार्क्स का आपका करंट अफेयर और जीके जो था, उसमें दिया हुआ था कि स्पेशल फोकस ऑन लीगल इशूज। तो लीगल एप्टीट्यूड के हमने क्वेश्चंस को अलग से डिवाइड कर दिया है, सो दैट कि आपको अच्छे से पता चल जाए कि उसमें क्या पढ़ना है। ये ऑड वन आउट का वेटेज है। देन क्लॉक एंड कैलेंडर से क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के। वैसे ही नंबर सीरीज का वेटेज आप देख सकते हो, काफी है, ये तो जामिया का भी फेवरेट टॉपिक है नंबर सीरीज। देन रैंकिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट्स से क्वेश्चंस आते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन से 2 क्वेश्चंस आए हैं। देन डायरेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्शन सेंस से आप देख सकते हो इसका वेटेज कितना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वेटेज आप यहाँ से देख सकते हो। देन फर्दर जो इंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं और उससे इन्फरेंस निकालना होता है। देन मेंसुरेशन से एक बार अभी क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन 2025 के एग्जाम में, ओके। टाइम मैनेजमेंट से क्वेश्चन आता है और एनालॉजी करके क्वेश्चन बहुत पूछता है, ये एमयू का फेवरेट टॉपिक है। देन ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आता है, डिस्टेंस टाइम स्पीड से क्वेश्चन आता है, परसेंटेज से कम क्वेश्चन आता है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आता है। अब देखो जनरली एक नोशन है कि जो एमयू बीए एलएलबी के प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, वो रीजनिंग सिर्फ पढ़ते हैं, ओके। इसीलिए एमयू ने 2025 में मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछ दिए थे, ओके। तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो मैथमेटिक्स का। इसलिए अगर आप जामिया प्लस एमयू का अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो ये दोनों का सिलेबस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। आपका इतना कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाएगा अगर दोनों का करते हो कि आप दोनों क्रैक कर लोगे, ओके। सिर्फ एक का कर रहे हो तो कहीं ना कहीं, जैसे देखो डिफरेंस मैं बता रहा हूँ, जैसे एमयू में 40 मार्क्स के इंग्लिश आता है और जामिया में 30 मार्क्स का आता है। ऑफ कोर्स आप जो एमयू का सिलेबस है उस पे फोकस करोगे, ओके, तो उससे आपका जामिया का जो इंग्लिश है वो कवर हो जाएगा। देन अगेन मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चंस आते हैं जामिया में, अगर आप ये करते हो तो देन एमयू का मैथमेटिक्स हो जाएगा। देन अगेन आप एमयू का अगर आप रीजनिंग करते हो तो जामिया का रीजनिंग हो जाएगा, 2-3 टॉपिक्स है। जामिया के लिए अगर करंट अफेयर और जीके पढ़ते हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एमयू, ओके। सो ये दोनों एग्जाम जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से एक दूसरे के एग्जाम में आते भी हैं, एमयू के क्वेश्चंस में जामिया में आता है, जामिया के क्वेश्चंस में से एमयू में आता है। तो देन आई विल से कि इवन दो आपका टारगेट सिर्फ एमयू है, ओके, आप जामिया को भी कंसीडर करो, ओके। जामिया भी बेटर इंस्टीट्यूशन है और एमयू भी बेटर इंस्टीट्यूशन है। बाकी जो कंपैरेटिव एनालिसिस है वो किया जा सकता है अलग अलग फैक्टर्स को रख करके,
बट फिलहाल आपका प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से मैं ये बता रहा हूँ कि आप दोनों का प्रिपरेशन करो। देन लीगल का जो जीके एंड करंट अफेयर में लीगल इश्यूज लिखा हुआ था उसको हमने डाइसेक्ट कर दिया, जिसमें अगर आप देखोगे तो लीगल वर्ड्स एंड मैक्सिम्स जो एमयू में अगर आप देखोगे तो देन टाइम एंड अगेन आता है। जैसे इसका वेटेज 1 3 2 1 3 4 2025-26 में 4 क्वेश्चंस आए हैं। क्रिमिनल लॉ से ये क्वेश्चन देखो, एक थोड़ा सा फनी है, ये तीनों क्वेश्चंस सेम है। एमयू ने 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स क्वेश्चन पूछा क्रिमिनल लॉ से और तीनों क्वेश्चंस सेम है। इन्होंने क्वेश्चंस पे ही चेंज नहीं किए, ये तीनों क्वेश्चन सेम पूछा इन्होंने। केस लॉ से अब एमयू क्वेश्चन पूछने लगा। 2025 के एग्जाम में 4 केस लॉ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। लीगल नॉलेज से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो लीगल का बहुत ही एक सब्सटेंशियल वेटेज था, जो जनरली एमयू में देखने को नहीं मिलता है। अगर आप देखो 4 क्वेश्चंस हो गए आपके लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, 1 क्वेश्चन क्रिमिनल लॉ से, देन 4 क्वेश्चन केस लॉ से, एंड देन 3 क्वेश्चन लीगल नॉलेज से। तो यहीं से आप देख लो, 4 + 1 + 4 + 3, 8, 11, 12 क्वेश्चंस आए थे और पॉलिटी के क्वेश्चंस आए थे 14। तो देख लो आप कितना वेटेज पूछा था इन्होंने 2025 में। तो अगर आप सिर्फ जाओगे जो ऑफिशियल उनका सिलेबस है उसके पर्सपेक्टिव से, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा जिस तरह से ऐसे आप समझ सकते हो। देन अब ये रहा सिलेबस। अब देखो इनमें क्या है कि आपको बस मैंने वेटेज बता दिया, इससे थोड़ा कम अंडरस्टैंडिंग आएगा आपको। जैसे आपने बस ये पता चला कि टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है, अब उस टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस टॉपिक्स के अंदर भी सब टॉपिक्स होते हैं। जैसे जनरल साइंस एक बहुत ही एक तरह से वेग है, उतना वेग नहीं है जैसे हम जीके बोलते हैं, बट दो इट इज़ अ वेग। अब इसके अंदर क्या आता है, जैसे बायोलॉजी आता है, केमिस्ट्री के बेसिक्स आते हैं, फिजिक्स के बेसिक्स आते हैं, ओके, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक्स। तो उसको आपको क्वेश्चंस एक प्रॉपर देखने का, वन वन क्वेश्चन अगर आप करके देखोगे तो देन वो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जो कि एक वीडियो में करना पॉसिबल नहीं है। देन अब बात आता है कि कैसे आप इस सिलेबस को कवर करोगे। देखो, अब सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सबसे पहला काम आपका फाउंडेशन कंप्लीट करना होगा। जैसे सबसे पहले आप टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो। ओके, अब टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उसका कवरेज करो होलिस्टिक मैनर में। जैसे लेट्स से कि आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है उसमें 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब इंग्लिश में भी आपका एक हो गया वोकैबुलरी, दूसरा हो गया ग्रामर। तो वोकैबुलरी में आपको एंटोनिम, सिनोनिम, स्पेलिंग एरर, देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये हो गए। देन ग्रामर में भी एक सर्टेन टॉपिक्स है। अब पूरा ग्रामर मत करने लगना, कुछ सर्टेन टॉपिक्स है जिसको करना है। जैसे मैंने बताया था आपको, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन एंड ऑल। तो अब जीके में वैसे ही आपको जो टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स करने होंगे, और जनरल नॉलेज के जो टॉपिक्स हैं, ओके, जो मैंने बताया, जैसे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री मेनली, एंड देन जियोग्राफी, बाकी इंडियन पॉलिटी भी इसी में आता है। देन लीगल के करंट अफेयर्स आपको करने होंगे, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इन सब टॉपिक का एक अपना सिलेबस बनाओ। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो देन इन सब टॉपिक्स को यूट्यूब से या फिर बुक से आप कवर करो। देन दूसरा फेज़ आपका जो होगा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस का होगा। अब दूसरा फेज़ का ये मतलब नहीं है कि एक बार पूरा सिलेबस करके देन आपको प्रैक्टिस करना है, नहीं, साइमल्टेनियसली करना है। आपको एक क्वालिटी मॉक्स जो है देने होंगे, और कितने नंबर ऑफ मॉक्स, 20 जो है वो सफिशिएंट होगा आपके लिए, अगर आपको क्वालिटी मॉक्स मिल जाते हैं तो। 20 मॉक्स लगाओ, और शुरू से ही लगाओ। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तब से ही शुरू कर दो मॉक लगाना, उसका रिवीजन करना। अगर अच्छा मॉक होगा तो वो लेट्स से कि वो एक ऐसे टॉपिक वाइज होंगे क्वेश्चंस उस मॉक में जिससे एमयू पूछता है, तो उससे आपका काफ़ी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो देन अगर आपको एक क्वालिटी मॉक मिलता है 20, तो देन ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। सेक्शनल टेस्ट आप लगा लो जीके का अलग अलग। जो सेक्शनल टेस्ट का क्या मतलब है, जैसे जो टॉपिक्स हमने बताया, जैसे जीके में आपका पर्टिकुलरली ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, देन इकोनॉमिक्स है, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, ऐसे करके जो भी टॉपिक्स हैं उनका सेक्शनल टेस्ट अगर आपको मिल जाए तो देन दिस इज एक बहुत बेटर आपका हेल्प हो जाएगा प्रिपरेशन में। अब साइमल्टेनियसली आप सिलेबस को भी कवर करो, मॉक्स को भी अटेम्प्ट करो, तो ये आपका एक सेकंड फेज, जो टेस्टिंग फेज आपको रखना है। देन आपका थर्ड पार्ट जो आता है डेट इज एक्टिव डाउट सपोर्ट। अब लेट से आप पॉलिटी पढ़ रहे हो या फिर लीगल पढ़ रहे हो, तो आपका एक्टिव डाउट सपोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? लेट मी क्लैरिफाई ऑन दिस। अगर आपके पास कुछ डाउट्स होंगे ना, वो आपको इनसिक्योरिटी फील कराते हैं। जब आपके पास ज़्यादा डाउट्स आ जाते हैं तो आप सेल्फ डाउट
करने लगते हो कि लगता है मुझे ही नहीं आ रहा है इसलिए मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। बट प्रैक्टिकली जब आपके पास डाउट्स नहीं होते हैं, कोई ऐसा हो जो आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करते रहे, आपके डाउट्स को रिज़ॉल्यूशन देते रहे, तो देन आप कॉन्फिडेंट फ़ील करते हो और आपको लगता है कि हाँ, आप कुछ कर रहे हो। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि वो एक चीज़ पे दिमाग स्टक हो जाता है। जैसे कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई चीज़ गलत हो गया, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो देन आप वहीं पे स्टक रहोगे, क्यों नहीं आ रहा, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? तो देन इन सब चीज़ों से टैकल करने के लिए एक एक्टिव डाउट सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन ऑफ कोर्स रिवीजन। तो सिलेबस को कवर करो। ओके, सिलेबस आपका चलेगा एग्जाम तक। जैसे करंट अफेयर वगैरह जो कुछ भी है आप एग्जाम तक तो पढ़ोगे ही। देन अगेन आपका लीगल का जो भी सिलेबस है उसको जो पहले पढ़ रहे हो, वैसा नहीं कि आगे से पढ़े जा रहे हो, पीछे वाला जो सिलेबस कवर किए थे उसको भूल रहे हो। तो देन इसमें आपका दो चीज़ हेल्प करेगा, जो आप पहले पढ़े हो उसको याद रखने में दो चीज़ हेल्प करेगा। सबसे पहले तो मॉक और सेक्शनल टेस्ट। ओके, एंड देन उनका रिवीजन, जो आपका नोट्स बना रहे हो या फिर जो मटेरियल पढ़ रहे हो उनका रिवीजन एक की रोल प्ले करेगा, जिससे आपका एक परफेक्ट रिवीजन हो जाएगा और इस तरह से आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। देन उसके बाद कंसिस्टेंसी बहुत ही एक मेजर रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं कि एक दिन 12 आवर पढ़ रहे हो और बाकी के 7 डेज़ कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो। तो देन आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना होगा। अब कितने आवर्स पढ़ने होंगे आपको, ये डिपेंड करता है आप पे। जैसे एक स्टूडेंट है जो 2 आवर्स में काफ़ी कंटेंट पढ़ लेता है, रिटेन कर लेता है, तो उसके लिए 2 आवर्स ही सफिशिएंट है। अगर आप 7 आवर्स में भी उतना नहीं पढ़ पाते हो, तो आपके लिए 7 से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये कितने आवर्स पढ़ने होंगे, इट्स ऑल टुगेदर ये सब्जेक्टिव टॉपिक है। इस पे आपको रादर देन आपको अप्रोच करना चाहिए टॉपिक। जैसे एक दिन में मुझे ये टॉपिक करना है। जैसे लेट्स से कि एक जनरल साइंस आप पढ़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप जनरल साइंस के टॉपिक्स लिए हुए हो जो पढ़ रहे हो। अब इस टॉपिक को करने में आपको 10 घंटे लग जाएँ या फिर आप 2 ही घंटे में कर लो, सफिशिएंट है। अब जो 2 घंटे में कर ले रहा हो, उसको 10 घंटे पढ़ने की क्यों ज़रूरत है? अब जिससे 2 घंटे में नहीं हो रहा है, उसको 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। तो देन टाइम कितना लगना चाहिए, किस सब्जेक्ट में या फिर कितने आवर्स आपको डेली पढ़ने चाहिए? इट डिपेंड्स। हो सकता है आपको मॉक को एनालिसिस करने में 2 घंटा लगे, कोई 15 मिनट में कर ले। तो देन इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि एक आदमी को कितना टाइम देना चाहिए पढ़ने में। गॉट इट? देन देखो लास्ट में बात कर लेते हैं जिस अनाउंसमेंट के बारे में मैंने वीडियो के शुरू में बोला था। ओके, अब देखो अगर आपको कंप्लीट कवरेज चाहिए सिलेबस का, 100% कवरेज चाहिए जिससे आपको एग्ज़ाम में कंफर्टेबल फ़ील हो और आपको क्वालिटी मॉक्स भी चाहिए, सेक्शनल टेस्ट भी चाहिए, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट भी चाहिए, मेंटरशिप और गाइडेंस भी चाहिए, मॉड्यूल्स, प्रैक्टिस पेपर, करंट अफेयर के क्लासेस, सब्जेक्ट वाइज जो भी सिलेबस के क्लासेस हैं, वो भी लाइव। एंड देन लाइव क्लास होने के बाद उसके रिकॉर्डेड वीडियो सो दैट कि आप बाद में रिवीजन भी कर सकते हो। ओके, ये सब चीज़ें वो भी आपको फ्री में मिल जाए। ओके, तो इसके लिए हम लाए हैं अचीवर्स 120 स्कॉलरशिप टेस्ट। सबसे पहले मैं इसका सिलेबस बता देता हूँ, दैट इज जामिया प्लस एमयू का जो बीए एलएलबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, 2017 से 2025 तक के इसको, और प्लस अक्टूबर के मंथ से जो लेजिट प्रेप के चैनल पे जो कंटेंट अपलोड हो रहा है उससे 80 टू 90% क्वेश्चंस आते हैं। ये तो आप 2-3 दिन में कर लोगे इजीली। जो फॉर्म का फी है वो 99 रुपीज़ है अगर आप बीए एलएलबी के लिए भरते हो, या फिर हमारा एक कोर्स है जिसमें हम बीए पॉलिटिकल साइंस जामिया और एमयू का प्रिपरेशन कराएंगे, इसमें भी फ्री सीट है 60। जैसे अचीवर्स 120 में टोटल सीट जो है 120 है। जैसे एडिशनली मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका 120 में नहीं आता है रैंक, अगर आप इसके बियॉन्ड आते हो, लेट्स से कि आप 122 पे आए, तो ऑफ कोर्स आपका 21, 22 का इसमें नहीं होगा। तो देन हमारा जो कोर्स है उसका फ़ी है 16,000 रुपीज़। ओके, लेकिन वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने फॉर्म फिल किया उन्हें सिर्फ 8,000 पे करना पड़ेगा और वो एनरोल कर सकते हैं। इस एग्ज़ामिनेशन का जो मोड होने वाला है वो ऑनलाइन होगा। ओके, आप घर बैठे इस एग्ज़ाम को ईज़िली दे सकते हो। देन दूसरी बात मैं ये बता दूँ कि जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का, वो है 22nd ऑफ दिसंबर, और जो एग्ज़ामिनेशन का डेट है, वो है 25th ऑफ दिसंबर। देन 26th ऑफ दिसंबर को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा और उसके बाद से आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। 1st ऑफ जनवरी से आपका ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। लाइव कोर्सेज़ होंगे, आपके सिलेबस का फुल कवरेज किया जाएगा और ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू फिल दिस फॉर्म। ये एक आपके लिए बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है, इसको ज़रूर अवेल करो। ओके, आपको जो फॉर्म का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सी यू इन द अनदर वीडियो। थैंक यू।